हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था और वर्गीकरण में अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। और उस वर्गीकरण में हम लोगों ने एस खंड के तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से मतलब आज हम बात करेंगे पी खंड के तत्वों की। पी खंड के तत्व, देखिए हम ये कहते हैं ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है। पी उपकोष में भरा जाता है, पी खंड के तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? पी उपकोष में भरा जाता है, पी खंड के तत्व कहलाते हैं। ठीक बात है, एक पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें इन तत्वों को वर्ग संख्या 13 से 18 तक, आवर्त संख्या 1 से 2 से 7 तक रखा गया है। 2 से 7 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पी खंड में एक तत्व था हीलियम। वो हीलियम एस खंड का तत्व है बेटा। कौन से खंड का तत्व है? एस खंड का तत्व है। तो अगर कोई ये बात करता है कि पी खंड के तत्वों को रखा गया है तो मैं बोलूँगा आवर्त संख्या 2 से 7 तक रखा गया है, क्योंकि जो भी तत्व है बोरोन से लेकर अगर हम बात करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये शुद्ध रूप से पी खंड के तत्व और ये दूसरे आवर्त से स्टार्ट होते हैं, तो इनको दूसरे से 7वें आवर्त तक रखा गया है। देखिए हम यहाँ बात करते हैं, मान लो मैंने कहा पी खंड के तत्वों की बात करें, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हमने कहा हीलियम ये एक अक्रिय गैस है, लेकिन इस अक्रिय गैस को एस खंड में रखा गया है। विन्यास के आधार पर यह पी खंड का तत्व नहीं माना गया। इसके आगे हम बात करें Bi बिस्मिथ, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये वर्ग संख्या 13 है, ये 14, 15, 16, 17 और ये 18। वर्ग संख्या 18 तक है। आवर्त संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और जो नए आने वाले तत्व वो कौन से आवर्त में जाएंगे? 7वें आवर्त में जाएंगे। इनके लिए रिक्त स्थान रखा हुआ है, तो ये दूसरे से 7वें आवर्त तक हो सकते हैं। वर्तमान में बात करूं तो ये 2 से कौन से आवर्त तक है? 2 से 6ठे आवर्त तक है। 2, 3, 4, 5, 6 में पाए जाते हैं। अब इस वर्तमान स्थिति के आधार पर मैं बात करूं इनकी कुल संख्या, इन तत्वों की कुल संख्या कितनी है बेटा? 30। कुल संख्या कितनी है? 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 30 तत्व आपके पास है। इन 30 तत्वों में से ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव। तो मैं इसे बोलूं द्रव अधातु तत्व है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रोमीन द्रव अधातु है। अच्छा, बी SI, GE, AS, SE, TE, AT और कुछ केस में PO। इन तत्वों को उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब इन तत्वों के इधर जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों को धातु बोल सकता हूं। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा पी खंड में धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं पी खंड में।
धातु, अधातु और उपधातु तीनों तरह के तत्व पाए जाते हैं। इस लाइन से इधर धातुओं को रखा गया है। ये जो पर्टिकुलर लाइन हमने यहाँ लिखी है ये सारे उपधातुओं को दर्शाते हैं और इधर वाले तत्व अधातुओं को दर्शाते हैं। क्लियर बात। फिर हम बात करें गैसीय तत्वों की। गैसीय तत्व तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तत्व पी खंड से संबंधित। कुल 11 तत्व है जो गैसीय है, उनमें से हाइड्रोजन हीलियम एस खंड से संबंधित है। इसलिए यहाँ कुल गैसीय तत्वों की संख्या, पी खंड में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 9। द्रव तत्व किसको रखा गया है? ब्रोमीन को द्रव तत्व मानकर यहाँ रखा गया है। क्लियर। एक बात हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। देखो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है बेटा? NS2 NP6, मतलब बाह्यतम कोश के S उपकोश में इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाह्यतम कोश का जो P उपकोश है उसमें 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्योंकि इसको तो हमने पहले ही बाहर कर दिया, इसको हमने S खंड में रख दिया, तो जो बाकी बचे उन पर हमारा नियम लागू हो जाएगा 100%। कैसे होगा वो आप यहाँ देख लो। देखो मान लो मैंने ऐसे कहा, हम इस लाइन की बात करते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर इन तत्वों का विन्यास देखें तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 और नियोन का 1s2 2s2 2p6 विन्यास होता है। तो देखो ये बाह्यतम कोश है, जहाँ जहाँ 2 नंबर आ रहा है वो बाह्यतम कोश को दर्शाएंगे। इसका मतलब ये और ये 5 सारी स्थितियां बाह्यतम कोश को दर्शा रही है। बाह्यतम कोश के S उपकोश में सब में देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं मैंने, 2s2, इसको फॉलो कर रहा है S में 2, P में 1 से 6 तक हो सकते हैं। तो यहाँ देखो P में 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। तो सामान्य विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। क्लियर बात है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके आगे बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो ये कि P खंड के तत्व सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सहसंयोजक बंध 2 अधातुओं के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? 2 अधातु परमाणु हैं, उनके बीच जब भी बंध बनेगा वो कौन सा होगा? सहसंयोजक बंध होगा। S खंड के तत्वों की बात करूं तो वो आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि P खंड के तत्वों की बात करूं तो वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैंने आपसे कहा H2O, H2O में HOH, सहसंयोजक बंध वो बंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। सबने पढ़ रखा है, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रख दो और फिर वो साझा करके अपना अष्टक पूरा कर ले। कुछ ऐसे भी उदाहरण होंगे जो अष्टक नियम के अपवाद होंगे, पर उनके बीच जो बंध बनेगा वो साझे से बनेगा। इस उदाहरण को समझ लो आप लोग। मैंने लिखा ऑक्सीजन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन, इसके पास 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक बंध बन गया, इन दोनों ने साझा कर लिया। ऐसे ही इसकी बात करूं तो ये दोनों ने साझा कर लिया। लेकिन इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये केंद्रीय परमाणु है और ये अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के रखेगा और 7वां यहाँ से लेगा, 8वां यहाँ से लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये जो बंध बना इन दोनों के साझे से, इस बंध को बोलूंगा बेटा सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध अधातुओं की विशेषता है और
अधातु तत्व आवर्त सारणी में केवल और केवल कौन से खंड में पाए जाते हैं? पी खंड में, क्योंकि मैंने ये कहा है इसमें धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी है। ये जो भी तत्व इधर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, आर्गन, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये सारे तत्व अधातु तत्व हैं, इसलिए ये सह संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर? एक चीज और, वर्ग संख्या 14 के तत्व, वर्ग संख्या 14 के तत्व श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं, श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? वर्ग संख्या 14 के तत्व श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं। अब ये रहा वर्ग संख्या 14, देखो इसमें कार्बन आ रहा है क्या? और आप सबने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम सुना होगा, सुना है ना? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है उनमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्बन की एक श्रृंखला पाई जाती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वर्ग संख्या 14 के तत्वों में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। केवल कौन से वर्ग में होगा? वर्ग संख्या 14 में, क्योंकि यहाँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इस तरह के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लियर? अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने जब वर्गीकरण पढ़ा उसमें सामान्य या प्रतिनिधि तत्व आते हैं हमारे। यहां मैं एक नया शब्द यूज में लेता हूं और वो है प्रारूपी तत्व। कौन से तत्व बेटा? प्रारूपी तत्व। एक चीज फिक्स कर लो, नोट लगाकर लिखना है, नोट लगाकर लिखते हैं प्रारूपी तत्व। तो मैं बोलूंगा तीसरे आवर्त के तत्वों को, तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या बोला जाता है? प्रारूपी तत्व बोला जाता है। अब आ जाओ तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो देखो ये रहा तीसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त है क्या? तो तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व बोला जाता है। ये तीसरा आवर्त रहा। अच्छा, ये तो पी खंड के ही है, एस खंड के तत्व भी तो तीसरे आवर्त में आते हैं कुछ तत्व। तो हमने ये कहा कि एस खंड के तत्व जो तीसरे आवर्त में आते हैं, मैंने एक लाइन लिखी कि प्रारूपी तत्व, तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व बोला जाता है। तो देखो तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये तीसरे आवर्त में आते हैं। इसको अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा जाता है, इसको अक्रिय गैस माना जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ। पर क्या ये सभी तत्व तीसरे आवर्त के हैं? और इन सभी तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा? प्रारूपी तत्व कहा जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपने गुण किसी दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ शेयर नहीं करते हैं। इनके जो गुण हैं वो पूरी तरह से अपने ही वर्ग के गुणों के समान है, इसलिए इनको एक नया नाम दिया हमने प्रारूपी तत्व। प्रश्न यहाँ से ये बनता है, किस आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है? सिंपल सा आंसर है, किस आवर्त को? तीसरे आवर्त के तत्वों को। एक और प्रश्न की बात करूं, मैं आपसे यह कहता हूं, पांचवा प्रारूपी तत्व, पांचवा प्रारूपी तत्व कौन सा है? क्या कहा मैंने? पांचवा प्रारूपी तत्व कौन सा है? तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पांचवा प्रारूपी तत्व है फास्फोरस, पी। समझ में आ गई क्या बात? पांचवा प्रारूपी तत्व कौन सा है? फास्फोरस। क्लियर बात? वर्ग संख्या 14 में एक और प्रश्न देखो, क्वेश्चन क्या लिखा मैंने? वर्ग संख्या 14 में आने वाला प्रारूपी तत्व है। वर्ग संख्या 14 में कौन सा प्रारूपी तत्व आता है? तो अब वर्ग संख्या 14 के देखो, ये वर्ग संख्या 14 रहा। 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तत्व आते हैं। इन तत्वों में से तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा है? तो ये रहा तीसरा आवर्त, और तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा हुआ? ऐसा ही। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऐसा। बोलो, कर सकते हो क्या? क्लियर? तो ये कुछ जनरल जानकारी है पी ब्लॉक से संबंधित। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु होते हैं। वर्ग संख्या 13 से 18 तक पाए जाते हैं। इनका सामान्य विन्यास NH2NP6 होता है।
1 से 6 होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डी खंड के तत्व। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा डी खंड के तत्व। हाँ भाई, परिभाषा वही जो सबके लिए लिखते आ रहे हो। तो यहां परिभाषा क्या हो जाएगी रे? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाए? डी उपकोष में भरा जाता है। डी उपकोष में भरा जाता है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है डी खंड के तत्व कहलाते हैं। क्लियर बात? आप देखो, ये तो हो गई परिभाषा। नेक्स्ट, इन तत्वों की कुल संख्या कुल संख्या 40 है। कितनी है? 40। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। नेक्स्ट पॉइंट, यह तत्व वर्ग संख्या 3 से 12 तक और आवर्त संख्या 4 से 7 तक पाए जाते हैं। कहां से कहां तक? आवर्त संख्या 4 से 7 और वर्ग संख्या 3 से 12 तक पाए जाते हैं। आवर्त सारणी बनाई थी हम लोगों ने, उस आवर्त सारणी के हिसाब से एक बार हम वापस से डी खंड में जाते हैं। तो देखो, डी खंड में मैंने लिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये तत्व कौन सी श्रेणी में रखे गए? 3D श्रेणी में। आवर्त संख्या 4 में। यहां लिख दिया मैंने आवर्त, यहां लिखी मैंने श्रेणी और वर्ग यहां लिख देता हूं वर्ग। ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12वां वर्ग। अब आओ आवर्त संख्या 5, श्रेणी कौन सी बनाएगा? 4D। इसमें आएगा CD तक के तत्व आते हैं। फिर आई 5D श्रेणी, आवर्त संख्या 6 में। HG तक के तत्व। 6D श्रेणी, आवर्त संख्या 7। ठीक है। ये लो, ठीक बात है। अब हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। ये लो, तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी होगी बेटा? 40। इन 40 तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा? 4। मतलब प्रत्येक श्रेणी में तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 10। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों की संख्या कितनी है? 10 है। क्लियर? अब देखो हमने क्या कहा। अच्छा, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। पहले बता दी क्या आपको? अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता है। चलो, जिनको नहीं पता है वो इनको कैसे याद करना है, इनको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको यहां लिखा देता हूं। ठीक है, देखो यहां मैंने लिखा साइंस टीचर विनीता क्रोमानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये याद करने की ट्रिक हो गई। इसमें आओ, यूं जुल्फे ना मरोड़, तू रूबी रोड पे आके
ला ला हफ्ता वरना रह उधर, ला हफ्ता वरना रह उधर, इधर पिटाई पिटाई और होगी। क्लियर? इसमें आओ, ऐसी ऐसी रूप, ROOF, रूप होता है छत, वैसे इसको बोलते हैं रदरफोर्डियम, RF रदरफोर्डियम नाम है इसका। ऐसी रूप से दबे सगे भाई, बोहरियम भाई, हंस मत 10 रोग उगेंगे। ठीक बात है। ये मैंने आपको इनको कैसे लर्न करना है, क्योंकि जब आप डी ब्लॉक पढ़ते हो डिटेल में, 12th क्लास में चलता है, तो वहाँ आपको स्टडी करनी होती है श्रेणी के हिसाब से, 3D 4D 5D में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर आपको अध्ययन करना होता है। इसलिए मैंने आपको ये सारी ट्रिक्स लिखाई है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। साइंस टीचर विनीता क्रोमानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ये 3D की है। 4D में चलो, यूं जुल्फे ना मरोड़ तू रूबी रोड पे आके, ये 4D सीरीज के लिए है। 5D में ला हफ्ता, इन दोनों को एक साथ लिखा है मैंने, ला हफ्ता वरना रह उधर, इधर पिटाई और होगी। 6D श्रेणी में आता है, ऐसी रूप से दबे सगे भाई, हंस मत 10 रोग उगेंगे। क्लियर? तो ये ट्रिक्स है, 11th में कर लोगे तो 12th में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, इसलिए इनको कंटिन्यू 11th में लर्न कर लो, ताकि आपका D&F जब पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आओ इनके परमाणु क्रमांक की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो परमाणु क्रमांक के लिए मैंने आपको मैजिक नंबर पढ़ाया था, कह रहे जादुई संख्या, और जादुई संख्या क्या थी? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये हमारी जादुई संख्या है। क्लियर? अगर आवश्यकता पड़ती है और आगे जाने की, तो इसके बाद जो संख्या काम में लेना है वो भी कौन सी है? 32। ठीक है। अब इस जादुई संख्या को उपयोग में लेके आपको इनका परमाणु क्रमांक निर्धारित करना है कि किसका परमाणु क्रमांक क्या आएगा। हम ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, हम ये मानते हैं कि हमें ये नहीं पता किसका परमाणु क्रमांक क्या है, पर आपने छोटी क्लासों में परमाणु क्रमांक 30 तक तो लर्न किया है ना सबने। इसका मतलब आपको स्कैंडियम पता है कि वो 21 नंबर पे आता है। तो देखो इधर स्कैंडियम कितने पर है? 21, 21। ये कितने पर है बेटा? 21 नंबर पे। तो ये कितने पर होगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये जिस बच्चे को पता है उसको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम तो उन बच्चों का जिनको नहीं पता है वो 21 से 30 तक याद करो रे, और जिनको 21 से 30 पता है वो जादुई संख्या को यहाँ लगाते जाओ, आपका काम होता जाएगा। चलो 1, 2, 3, 4 तत्व हैं क्या? और 4 तत्व होते हैं तो कितनी संख्याएं काम आती है? 3। और 3 संख्याएं कौन सी आएगी? ये हटेगी, ये हटेगी, ये हटेगी। 18, 18 और 32 काम में लेना है। आपको पता है कि ये 21 पे आता है, पर हमें नहीं पता हम नीचे कितने नंबर पे आएगा। तो जादुई संख्या क्या कहती है कि जब कुल तत्व हो 4, 1, 2, 3, 4, तो कितनी संख्या लेनी होती है? 3। 3 कौन कौन सी लोगे? 18, 18 और 32। इस 18 को 21 में जोड़ो, कितना आ गया? 39। 39 में फिर से 18 जोड़ो, कितना हो गया? 57। और 57 में 32 जोड़ो, कितना हो गया? 89। कर सकते हो? तो ये जो वर्ग संख्या 3 है, इस वर्ग संख्या 3 के लिए जो जादुई संख्या हमने काम में ली वो हमारी जादुई संख्या बेटा 18, 18 और 32, वर्ग संख्या 3 के लिए। और ये जितने भी बच गए 4 से लेके 12 तक, 4 से लेके 12 तक, इनकी जादुई संख्या लूंगा मैं 18, 32 और 32। क्यों लूंगा? कारण समझ लेना। ये लेंथ है ना, मैं 57 नंबर पे आता है। ठीक है। इसके बाद आने वाले 14 तत्वों को, मतलब इसके जस्ट बाद, मतलब 58, 59, 60, 61,
ऐसे कुल जो 14 तत्व है, इन 14 के 14 तत्वों को नीचे एफ खंड में लैंथेनोइड श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया है? लैंथेनोइड श्रेणी में रखा गया है। अब यहां के 14 तत्व यहां रखे, इसका मतलब यहां जो परमाणु क्रमांक आ रहा होगा जादुई संख्या के हिसाब से, उस परमाणु क्रमांक में 14 और जोड़ दूं तो यहां समझो 18 18 32 था, तो 18 तो एज इट इज आ गया, मतलब यहां कितना आ जाएगा रे? 40। लेकिन जैसे ही यहां से यहां जाऊंगा 18 जोड़ना था, लेकिन ये 14 तत्व यहां चले गए, तो अब इनको भी जोड़ूंगा तो 18 और 14 कितना जोड़ूंगा? 32। इसलिए मैंने यहाँ जादुई संख्या 18 की जगह क्या काम में ले ली रहा है? 32। यहाँ कितनी ले रहा हूँ? 18। यहाँ भी कितनी ले रहा हूँ? 18। यहाँ कितनी है? लेकिन यहाँ कितनी ले रहा हूँ? क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 14 तत्व कहाँ चले गए? नीचे लैंथेनोइड श्रेणी में चले गए। क्लियर? इसका मतलब यहाँ जैसे ही 22 में 18 जोड़ा तो 40 हो गया। अब 40 में 18 जोड़ो, इसका परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा? 72, 72। क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझ लो, इन दोनों के परमाणु क्रमांक में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। अंतर आने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ गए। प्रोटॉन बढ़ने से नाभिक अधिक प्रभावशाली हो गया और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लग गया। और जब अपनी तरफ खींचेगा तो आकार को क्या करेगा रे? छोटा। इसका आकार छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो गया कि इसका आकार इसके बराबर हो गया। अब ये तत्व और ये तत्व, इसमें 40 है, इसमें 32 का अंतर आ गया, 72 होते ही। तो इन दोनों तत्वों का परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ना चाहिए था, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़ने के कारण नाभिक प्रभावशाली हो गया और उसने आकार को क्या कर दिया? घटा दिया। और आकार घटने के कारण, आकार कम होने के कारण, भाई यहां बढ़ना चाहिए था, सुन रहे हो क्या इधर? यहां बढ़ना चाहिए था लेकिन घट गया, और घटने के कारण इनका आकार हो गया बराबर। इस कारण जेडार व एचएफ ये वो तत्व है बेटा जिनको आवर्त सारणी में जुड़वां तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। जुड़वां का मतलब समझते हो ना? जैसे आपके कान जुड़वा हैं, जैसा एक कान आपका वैसे दूसरा है, दोनों में अंतर है क्या? एक छोटा है एक बड़ा, नहीं है ना? तो वैसे ही इनके आकार में अंतर नहीं है। ये ट्विन्स एलिमेंट है आवर्त सारणी के जुड़वां तत्व। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से ही बन जाता है, आवर्त सारणी के जुड़वां तत्व कौन कौन से हैं? जेडार और एचएफ। ये एक्स्ट्रा बातें इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब त्रिज्या पढ़ेंगे, ठीक है? पर आप जब तक ध्यान रखें कि जुड़वां तत्व कौन से हैं, जेडार और एचएफ। अब परमाणु क्रमांक देखो 22, 40, 72। अब 72 में कितना जोड़ू रहे? 32। कितना आ जाएगा? 104। अब आपका ये जो नियम है 18, 32, 32, ये इन सारे तत्वों पर लगेगा। आप किसी का भी परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो। मतलब यहां आ जाओ, आपको पता है ये 30 नंबर पे आता है, तो क्या इसका परमाणु क्रमांक बता सकते हो क्या? अगर ये 30 पे आता है तो ये 112 पे आएगा। अब जोड़ बाकी आप कर लो, 112 पे कैसे आएगा? तो चलो करते हैं। 30 में कितने जोड़ू? 18, मतलब ये कितने पर आएगा? 48 पे। 48 में कितने जोड़ू? 32। कितने पर आएगा? 80। 80 में कितने जोड़ू? 32। ये लो 112। कर सकते हो क्या? चलो मैंने आपसे पूछ लिया BH का परमाणु क्रमांक बताओ, आपको तो नहीं आता है भाई, हम तो ये सोच के बैठे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। तो चलो इसका बताना है, पर ये कितने पर आता है? 25। 25 में कितना जोड़ू? 18। 25 और 18 कितने हो गए? 43। फिर 43 में कितने जोड़ू? 32। कितने हो गए? 75। 75 में कितना जोड़ू? 32। कितने हो गए? 107। बोलो कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। और देखो जिस बच्चे को ये आता है 100% उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा नीट में क्वेश्चन आया 2020 में, क्या क्वेश्चन है? वो यहाँ से ही आया है। अभी समझा देता हूँ 1 मिनट में। देखो समझ लो, 105, 106, ये 108, 109, 110, 111 और वो 112। मैंने आपको IUPAC नामकरण पढ़ाया था, याद करो। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण लिखो, था ना ऐसा? तो देखो यहां तो मैंने लिखा IUPAC नाम, और यहां मैंने लिखा संकेत।
उस तत्व का संकेत निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। क्या क्वेश्चन दिया है नीट 2020 में, अभी आया है, पेपर उठा के देखना। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहां पर आईयूपीएससी नाम दिया आपको 4, उन 4 नामों को आपको मैच करना है दिए गए प्रतीकों के साथ। और जो प्रतीक दिए गए थे, आईयूपीएससी नाम दिया गया UNQ, एक दिया गया UNS, एक दिया गया UUU और एक दिया गया UNO। ठीक बात है, ये नाम दिए गए और इनके साथ प्रतीक दिए गए। यहां लिखा गया RF, यहां लिखा गया HS, यहां लिखा गया RG और यहां लिखा गया यहां लिखा गया HS और यहां लिखा गया था MT। ये क्वेश्चन था। आपको ये चेक करना है कि ये तो आईयूपीएससी नाम थे जो आप लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ लिया, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वालों का आईयूपीएससी नामकरण, और ये मैंने आपको आज बताया है ये रहे कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो चलो एक काम करते हैं, इनका परमाणु क्रमांक चेक कर लो पहले। रदरफोर्डियम का बोलो रे, ये रहा RF 104, MT का बोलो कितना है 109, RG का बोलो कितना है 111 और HS का बोलो कितना है 108। ठीक बात है। ये ऑप्शन। चलो UNQ, U का मतलब 1, N का मतलब 0 और Q का मतलब 4। 104 104 मैच कर रहा है क्या? मतलब ये सही सुमेलित है। इसमें आओ, U का मतलब 1, N का मतलब 0 और S का मतलब 7। मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। यहाँ 109 आ रहा है, यहाँ 107 आ रहा है, इसका मतलब ये इनसे आपस में मैच है, नहीं कर रहा है। अब आ जाओ U का मतलब 1, U का मतलब 1, U का मतलब 1, 111 मैच कर रहा है क्या? यहाँ जाओ, U का मतलब 1, N का मतलब 0, O का मतलब 8 मैच कर रहा है क्या? तो आपका आंसर क्या आएगा? इतना सिंपल से क्वेश्चन है जो नीट में है, आप आराम से कर सकते हो। कर लोगे क्या? चलो कर लोगे तो आगे चलो। अब मैंने आपसे कहा ये डी खंड के तत्व है, परमाणु क्रमांक हो गया। अब बात करते हैं विन्यास की। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। करना क्या है, हमने कहा डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1d 1 to 10 ns 1 से 2 होता है। ये फिक्स है बेटा। ये तो हो गया बाह्यतम कोश के लिए, और ये जो विन्यास आ रहा है ये आ रहा है उपांतीय कोश के लिए, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाएगा, इसलिए मैंने डी को काम में लिया है। ये तो बाह्यतम है लेकिन अंतिम डी में जा रहा है, इसलिए ये भी लिखा है। समझ में आ रही है कैसे है? तो हम एक काम करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 तत्व लिख दिए। अब इनका विन्यास आपको देखना है, बहुत आसान है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने N+L नियम पढ़ लिया पहले, उन बच्चों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिसने N+L नियम अभी रिवाइज नहीं किया है उसको दिक्कत हो सकती है। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? 21। 1 मिनट के लिए मैं ऐसे लिख दूं क्या? 1s2 2s2 2p6। चलो इसको लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। N+L नियम के हिसाब से लिखा है मैंने ये। अब ये जितना एरिया ये लिखा हुआ है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 18, और 18 अक्रिय गैस होती है आर्गन।
तो इस पूरे विन्यास को स्थायी मानकर इस विन्यास की जगह एक नया नाम काम में ले लूं क्या, आर्गन, इस पूरे की जगह। और 4s को ऐसे कैसे लिख दूं, क्योंकि ये 22 नंबर है। अब यहां डी में 1 है क्या, 21 था तो डी में 1 जा रहा है बेटा, 22 था तो डी में कितने जाएंगे रे बेटा, 2, 23 है तो बोलो ये आर्गन, ये 4s2, ये कॉमन है, ये सब में आएगा एज इट इज, इसको आपको बदलना ही नहीं है, ये लो। ठीक है। अब डी में देखो, यहां डी में 2 तो डी में 3, डी में 4, डी में 5, डी में 6, डी में 7, डी में 8, डी में 9 और डी में 10। यहां तक 18, 19, 20, 21, इसमें एक बढ़ गया 22, एक और बढ़ गया 23, एक और बढ़ गया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बोलो कर दोगे क्या। अब आओ यहां n-1 डी, n मान लो वो है 4 नंबर, ये रहा देखो सबसे ज्यादा नंबर 1, 2, 3, 3, 4, सबसे ज्यादा नंबर यहां कितना है 4, तो बाह्यतम कोष बनेगा 4 नंबर और n का मान 4 है तो n-1 का मान कितना आएगा बेटा 3, और n-1 3 है और 3 में कौन सा लूर है d, ये लो d ले लिया, 3d बन गया क्या, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं। तो देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ते जा रहे हैं क्या, इसलिए मैंने लिखा है n-1 d में 1 से 10 होंगे और ns में या तो 1 होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसे तत्व जो है वो तत्व संक्रमण तत्वों की डी खंड के तत्वों में रखे जाते हैं। क्लियर। अब हमने कहा इन डी खंड के तत्वों की कुल संख्या कितनी है बेटा 40। अब एक और नई चीज, इन 40 तत्वों में से मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे तत्व जिनका डी उपकोष रिक्त पाया जाता है, जिनका डी उपकोष क्या पाया जाता है रिक्त, मतलब डी उपकोष में D1 से D9 की कंडीशन हो, 1 से लेके 9 तक हो, तब तो मैं बोलूंगा वो रिक्त है। लेकिन अगर D में 10 भर गए D10 तो मैं बोलूंगा वो रिक्त नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे तत्व जिनका डी उपकोष रिक्त पाया जाता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो देखो ये पूरे डी खंड में यहां 1 है और यहां 9 आ गया, तो इनमें ये जो लास्ट में आते हैं लास्ट लाइन, इनमें D10 विन्यास आएगा। जिंक में अभी हमने विन्यास लिखा था 3D10, D10, 4D10, 5D10, 6D10, D10 विन्यास आएगा। तो देखो ऐसे तत्व हैं जिनमें डी उपकोष रिक्त पाया जाता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 36 है। Zn, Cd, Hg, UUB को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। Zn, Cd, Hg, UUB को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें D10 विन्यास पाया जाता है। D10 विन्यास पाया जाता है। कौन सा विन्यास होता है, D10 विन्यास होता है। और D10 विन्यास है इसलिए Zn, Cd, Hg, UUB यानी कि ये वाले तत्व Zn, Cd, Hg और UUB ये सब लास्ट में आ रहे हैं भाई, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। प्रश्न ध्यान से सुने, आवर्त सारणी के किस खंड में संक्रमण तत्व पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा डी खंड के तत्व। कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, आंसर आएगा 36। डी खंड के कितने तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, 4।
कौन कौन से? Zn, Cd, Hg और UUB को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्लियर? नोट करो फटाफट से। कर लिया क्या? चलो, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है या एक और पॉइंट हम बात करते हैं आगे की। डी खंड के तत्व, डी खंड के तत्वों का, डी खंड के तत्वों का सामान्य सामान्य ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। कितना होता है बेटा? +2। मतलब ये सभी धातु है, सारे के सारे तत्व धातु है, मेटल। और धातु वो है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है। और ये आसानी से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं? 2। आसानी से, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको त्याग देंगे। इसलिए ऑक्सीकरण अंक, इन पर आवेश कितना आएगा बाद में? +2। तो इनका जनरल सामान्य ऑक्सीकरण अंक तो होता है +2। लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये बोलते हैं 3D, या ऐसे लिख दूं, D व S उपकोष, D व S उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण ये तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक। देखो, डी खंड के जितने भी तत्व हैं, अच्छा एक चीज दिमाग में फिक्स कर दी हमने ये कहा कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कौन से खंड के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, तो केवल और केवल आंसर आएगा डी खंड। एस खंड नहीं दर्शाएगा, पी खंड नहीं दर्शाएगा, डी खंड दर्शाएगा, एफ नहीं दर्शाएगा। एफ में विशिष्ट ऑक्सीकरण अंक होते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी आपसे पूछा कि आवर्त सारणी के कौन से खंड के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? डी खंड के तत्व। कारण हम कहेंगे डी और एस उपकोषों की ऊर्जाओं में कम अंतर पाया जाता है, इसलिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो निर्भर करता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? अयुग्मित। अब आपके सामने समस्या आएगी, सर ये नई चीज कहां से ले आए आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? तो चलो, देखिए, मैंने ऐसे लिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। चलो 3 ही लिखता हूं, इनको समझने की कोशिश करना। इसके लिए मैंने अभी आपको विन्यास बताया, आर्गन 3D 4s1 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3। ये D दिख रहा है ना आपको, इस D को ऐसे लिख देता हूं, D में 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1। क्या ये अकेला है? तो मैं इसको बोलूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 2, वही 5 बनाऊंगा, 2 भरने हैं तो 1 इसमें भरूंगा, 1 इसमें भरूंगा। नियम है हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, उसके अनुसार पहले सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब सबको 1-1 से भर दिया, उसके बाद युग्मन किया जाएगा, मतलब बाद में रिपीटेशन होगा। समझ में आई बात? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरना है, दूसरा हमेशा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, 5वां इसमें और फिर छठा वापस इसमें। तो जब 3 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 2 3। तो देखो, हमने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा ही त्यागेगा, क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अंक +2 है। पर इन 2 के साथ साथ एक और दे सकता है, मतलब स्कैंडियम +2 भी दर्शा सकता है और +3 भी बता सकता है। जब 2 त्याग रहा है तो +2 और ये भी त्याग देगा तो +3। अब आओ टाइटेनियम में। टाइटेनियम
+2 में भी जा सकता है, +3 में और +4 में, क्योंकि 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों भी जा सकते हैं, जितने अयुग्मित होते हैं वो अयुग्मित भी जा सकते हैं बाहर। तो कुल कितने जाएंगे? 4 जाएंगे, तो 2 3 4 दर्शाएगा। अब आओ वेनेडियम में। वेनेडियम में कुल कितने बेटा? 1 2 3 और 2 ये रहे 5, मतलब +2 +3 +4 +5। चलो अब मैंने लिखा Mn। Mn 25 नंबर पे आता है, तो क्या हो गया? 4s2 3d में कितने हो गए? 5। d में 5 भरोगे तो ऐसे लिखोगे क्या? 1 2 3 4 5। तो देखो 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, 5 यहाँ से जाएंगे, तो कुल कितने जा रहे हैं? 7। तो देखो +2 +3 +4 +5 +6 +7। सर्वाधिक ऑक्सीकरण +7 Mn के पास होता है, अपवाद स्वरूप ओस्मियम के पास होता है, वो आगे बात करेंगे। यहाँ कितना है? 7। अब इससे आगे आता है Fe। ध्यान से समझना, Fe 26 नंबर पे आया। विन्यास क्या बना? आर्गन 4s2 3d में 6। अब d में 6 भरे, तो देखो 6 भरने, 1 2 3 4 5, सबको 1 1 दे दिया क्या? तो छठा इसमें जाएगा बेटा, और छठा इसमें जाते ही युग्मन हो गया, जोड़ा बन गया, और जोड़ा कभी भी नहीं टूटता है। अगर एक बार जोड़ी बन गई तो उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए जोड़ी नहीं बनानी है। तो क्या करना है? यहाँ देखो 1 जाएगा, 2 3 4, 4 तो ये जाएंगे और 2 ये जाएंगे, मतलब यहाँ 6 ही जा सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें कितने जा रहे थे? 7। यहाँ कितने जा रहे हैं? 6, क्योंकि यहाँ युग्मन हो गया। तो ये कितना दर्शाएगा? +2 +3 +4 +5 +6। फिर इससे आगे बढ़ते जाओगे तो युग्मन होता जाएगा, इसलिए ऑक्सीकरण अंक के मान में कमी आती जाएगी। समझ में आ रही है? तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि डी खंड के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, और इनके ऑक्सीकरण अंक का मान Mn तक तो बढ़ता है +7, और उसके बाद वाले तत्वों में कम होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक बात है। फिर आगे हम बात करें कि जो डी खंड के तत्व है, डी खंड के अधिकांश तत्व रंग प्रदर्शित करते हैं, कलर दर्शाते हैं। एक सिंपल सी चीज याद रख लो, आगे कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे कहीं, वहां पर पढ़ाऊंगा डी ट्रांजिशन। आपको केवल इतना याद रखना है, डी खंड के तत्व डी संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। डी खंड के तत्व डी संक्रमण के कारण क्या दर्शाते हैं बेटा? रंग दर्शाते हैं। जितने भी तत्व हैं सब कलरफुल होते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता है, पोटेशियम क्रोमेट पीले रंग का होता है, KMnO4 बैंगनी पर्पल कलर का होता है, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड है, गुलाबी रंग का होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, कॉपर नाइट्रेट गहरे नीले रंग का होता है, निकल सल्फेट हरे रंग का होता है। तो जितने भी डी खंड के तत्व हैं वो डी खंड के तत्व सामान्यतया उनसे बने यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं, और वो रंग डी संक्रमण के कारण होता है। कौन सी घटना के कारण? डी संक्रमण के कारण उनमें रंग पाया जाता है। क्लियर बात है क्या? बोलो, कर सकते हो क्या? चलो एक क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन क्या है? यह आपका होमवर्क है, सब लोग नोट करें। मैंने यहां लिखा HF। क्या लिखा? HF। ठीक बात है। और ये जो HF दिया है आपको, इस HF के ऊपर नीचे दाएं बाएं मैंने कुछ रिक्त स्थान रख दिए, और इन रिक्त स्थानों में यहाँ A लिखा है बेटा, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है और यहाँ D लिखा है। ये आपका प्रश्न है। आपको आवर्त सारणी में से A, B, C, D को पहचानना है, और उनको पहचान कर उनके नाम और प्रतीक लिख कर लाने हैं। ओके, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।